गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? आपको पता ही है मेरा नाम, तो ये तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। देखो, आज का जो सेशन है ना, इसमें हम जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स के भी सेगमेंट होंगे, कुछ हमारा जो नेशनल अफेयर है इसके भी सेगमेंट होंगे, कुछ आप देखोगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिखेंगे, प्लस पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह, ये तो आम बात है, इन्वायरमेंट इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है। करीब करीब 2 घंटे का ये सेशन आपका होने वाला है। अप्रोक्स 80 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में, जो हम करीब करीब 80 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अप्रोक्स 80 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और एक देखो, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जितने भी लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अब आप एक चीज समझोगे, बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ बिल्कुल ही क्लियर लिख दिया गया है, 1957 पोस्ट है, 1957 आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं टोटल। ठीक है। और इन सारे पोस्ट के अंदर 2 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। पहला तो है जनरल डिपार्टमेंट, और जनरल डिपार्टमेंट के अंदर जो है 1945 के आसपास आपको वैकेंसी दिखेगी। और 12-14 वैकेंसी जो है वो कहाँ दिखेगी, तो वो सीडीपीओ के अंदर दिखती है। ठीक है। तो सीडीपीओ के अंदर बहुत कम वैकेंसी है, 14-15 वैकेंसी है, तो बहुत कम बच्चे सीडीपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। एक चीज आप समझो, क्योंकि मेजोरिटी 600 रुपए आपको देना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 600 रुपए पर डिपार्टमेंट के लिए आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली 14 पोस्ट के लिए कोई भी 600 रुपए देने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं होगा। तो आप में से कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगता है कि वो सीडीपीओ में अच्छा कर सकते हैं, तो वो जरूर इसको फिल कर दे। 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन फिल करे, क्योंकि सीडीपीओ में चूंकि वैकेंसी कम है, सीट कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि सीट यहाँ पे फिल होगी। ठीक है इसके। और दूसरी एक चीज और है कि बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस एग्जाम के अंदर, टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उस 150 क्वेश्चंस में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। पहले देखो तो कुछ भी निगेटिव नहीं था, इसके बाद 1/4 किया गया, और इस बार 1/3 किया गया है। कंप्लीटली यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस बार के एग्जाम को। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, अगर आपको ये लगता है कि आप तुक्का मार सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, तो फिर आप फंस जाओगे। इस बार कोई लॉजिक मत लगाना, कोई उल्टे सीधे तुक्के मत लगाना जब भी आप एग्जाम देने जाओ। आपको डेट भी पता है कि 19 सितंबर को, 17 सितंबर को, सॉरी 17 नवंबर है। देखो मैं बार बार भूल जाता हूँ, 17 नवंबर है जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। तो करीब करीब आपके पास अच्छा खासा मौका भी है, 45 डेज से प्लस टाइम है, 50 डेज प्लस टाइम है अभी तो अच्छे से आप कर सकते हो इस चीज को। और बेसिक के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यूपीएससी ने भी इस बार बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आराम से सेक्शनल बेसिस पे भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो आपको पता है कि 3-4 चीजें जो है यहाँ पे। हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो हिस्ट्री सेक्शन से जो है हर साल 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि मिडाइवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आप निकाल दोगे। ठीक है। पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, और इस पॉलिटी में से आप 8 तो नॉर्मली सही कर देते हैं, मोस्टली बच्चे के 8 सही हो जाते हैं। जनरल साइंस की अगर आप बात करोगे ना, तो जनरल साइंस के 30 से लेके 35 के रेंज में क्वेश्चंस होते हैं। और यकीन कीजिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे होती है जनरल साइंस में, क्योंकि लोगों को लगता है कि गेस कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, लेकिन गेस वेस नहीं हो पाता है। और यही सेगमेंट जो है अधिकतर बच्चों को फेल करता है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बिहार स्पेशल हो गया आपका। ठीक है। प्लस करंट अफेयर्स, इन 4 सेक्शन से करीब करीब 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 4 सेगमेंट को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो आपका प्रीलिम्स जो है एक चांस है कि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप उस फील्ड में ज्यादा देख लो, ज्यादा मेहनत कर लीजिए, जहां से आपको मार्क्स ज्यादा मिल सके। ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हिच स्टेट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश एन एरोपोलिस सिटीज अराउंड
अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। कौन सा राज्य अपने आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास एक एरोट्रोपोलिस सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य योजना बना रहा है? रिसेंटली अगर आप देखोगे, आपने न्यूज में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के आसपास एयरपोर्ट बनाया गया, डिफेंस के लिए एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। और यहीं पे नोएडा के आसपास जो है एयरपोर्ट के पास बोला गया है कि एक एरोपोलिस मेट्रो सिटी बनाया जाए, तो वहां पे सारी डेवलपमेंट, सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का देखो एक चीज और बहुत फेमस हुआ है, उत्तर प्रदेश ने, जो आपने देखा होगा ना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। तो इस साल उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी, ठीक है। बिल्कुल सही कहा मोहित कुमार, जवार एयरपोर्ट के आसपास जो है ये आपको एरोट्रोपोलिस सिटी बनाने की वहां पे बात की गई है। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज और देख लीजिएगा कि जो लोकल डायलेक्ट है, इसके अंदर डिक्शनरी उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई है। तो 3-4 चीजें यूपी के अंदर हुई है। इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ विच कंट्री टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस इंडियन सिटीज? बताओ कि भारत जो है हमारा देश, उसने किसके साथ पार्टनरशिप करा है जिसके अंदर 10,000 जो है बसेस चलाने की, इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की बात की गई है। और ये सारे के सारे बस जो अगर आप देख रहे हो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पे ये बनाया जाएगा, इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा इन सबको, ठीक है। तो ये सारी बसेस मेक इन इंडिया होगी। और दूसरा क्या है कि नेट जीरो ईमीटर बनना है हमें, कब तक? तो 2070 तक। आपको याद है ना कि यूएन का एजेंडा नेट जीरो ईमीटर हमें 2070 तक बनना है, इंडिया ने यहाँ पे गारंटी दिया है इस बात का। तो क्या हो जाएगा, किसके साथ मिलके हमने ये एमओयू साइन किया है? तो यूएसए के साथ मिलके एमओयू साइन किया है, ठीक है। As per Railway Board circular, what is the ex greater payment of victims of deceased passenger in train accident? देखो ये जो एक्सीडेंट की बात की गई है, एक जनरल पेशेंट के एक्सीडेंट की बात की गई, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये जो है जनरल डिपार्टमेंट का है, अगर आप जनरल का टिकट लेके जा रहे हो ना, ट्रेवल कर रहे हो, तो ये अमाउंट आपसे पूछा गया है। अगर आप एसी बसेस, एसी कोच के अंदर जा रहे हो, तो अगर आपकी डेथ हो जाए तो वहां पे 10 लाख रुपीज का पेमेंट दिया जाता है, और डिसेबिलिटी होने पे 5 लाख दिया जाता है, ठीक है। तो हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, इन जनरल वाला पूछा जाता है। तो बताइए जनरली विक्टिम को कितना पैसा दिया जाएगा रेलवे के द्वारा? रिसेंटली आपने देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं रेलवे के अंदर, हर दिन आए दिन घटनाएं घटती रहती है, और उसके पीछे वजह भी है। करीब करीब देखा जाए तो 10 लाख के आसपास जो है वैकेंसी खाली है रेलवे के अंदर, बहुत सारा वर्कलोड बढ़ गया है। तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये अमाउंट बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो ये 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। Which Indian state signed MOU with the British Council for Research Faculty Student Exchange Program? बेसिकली देखो ये एक तरह का ग्लोबल इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जैसे लोग जाते हैं ना, तो क्या होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर ग्लोबल गो इनिशिएटिव एक आपने सुना होगा, क्या? तो ग्लोबल गो इनिशिएटिव। अब ग्लोबल गो इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे बच्चे दूसरे देश में पढ़ने जाएंगे, वहां के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो बताइए ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ब्रिटेन के साथ किस स्टेट ने ये एमओयू साइन किया है कि हम अपने स्टूडेंट को वहां पे ट्रांसफर करेंगे और वहां के स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आएंगे? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दो बच्चे देख रहे हैं और वो भी आंसर नहीं कर रहे हैं। आंसर करना चाहिए, आंसर करने में क्या प्रॉब्लम है? तो देखो किसके साथ किया गया है? तो ये तमिलनाडु के साथ किया गया है एमओयू साइन, ठीक है। अब ये सवाल मैंने इससे पहले भी पूछा था, तो इस बार गलत नहीं होना चाहिए। सवाल क्या है कि व्हिच स्टेट अनवेल्ड स्टेच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड स्टेच्यू ऑफ वननेस?
किस राज्य ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया है? एक चीज तो आपको यहां से ये पता चलती है कि स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है ये किससे रिलेट करेगा, तो ये आदि शंकराचार्य से रिलेट करेगा। अब क्या हुआ था कि जब 12 साल के थे ना, 12 इयर्स ओल्ड आदि शंकराचार्य, तो इन्होंने मध्य प्रदेश विजिट किया था। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है ओमकारेश्वर, ओम की शेप का दिखता है ये जगह बेसिकली, तो इसीलिए ओमकारेश्वर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, रिसेंटली हमने ये सवाल देखा भी था, अगर आपको याद हो तो। गुड मॉर्निंग श्रेया, आप लोग आज लेट हो गए। Which country introduced Global Biofuel Alliance GBA? किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है? G20 समिट के अंदर इंडिया का 2 एजेंडा था, पहला बायोफ्यूल को लेके और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल को लेके, अगर आपको याद हो तो। ये 2 एजेंडा G20 के अंदर इंडिया लेके आया था, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन का, और ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, as per recent data, state rejected what % of land claims submitted by tribals under the Forest Right Act? देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 के अंदर, और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर बेसिकली यही माना गया है कि जो SC/ST कम्युनिटी जो है, जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनके कुछ राइट्स हैं, जो जंगल के प्रोड्यूस है उसको मार्केट में डायरेक्ट बेच के अपना भरण पोषण कर सकते हैं। और ये न्यूज में क्यों आया, तो आपको पता होगा, न्यूज में आपने देखा होगा कि जो अदानी को एक बहुत बड़ा एरिया दिया गया उत्तराखंड के अंदर, करीब करीब हजारों हेक्टेयर का था, उसने सारा जंगल वंगल काट दिया। 97% जो उत्तराखंड के अंदर क्लेम किया गया है लैंड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा। ओवरऑल देश की बात की जाए तो 40% जो लैंड है, जो ट्राइबल एरियाज के अंदर है, ट्राइबल पीपल्स का था, अब इसको उनसे छीन लिया गया है बेसिकली। माइनिंग वगैरह हो रही है, आपको पता है कि सबसे बड़ा तो वही प्रॉब्लम है, माइनिंग की वजह से ये सारी चीजें होती रहती है। Which is the second state after Bihar to conduct a caste survey? बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? कौन बनेगा बताइए जल्दी से। श्रेया का आंसर बिल्कुल सही था, 40% इज द राइट वन। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कहां पे मतलब कब्जा किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा कब्जा किया गया। 97% पॉपुलेशन जो लैंड एरिया था ट्राइबल्स का, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। रिसेंटली स्कूल के ऊपर रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर ये चीज मैं आपको इन जनरल बता देता हूं। 2022 से लेके 2024 तक एक साल के अंदर करीब करीब 68,000 स्कूल्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ये भी एक डाटा है, अगर कहीं पूछ ले किसी एग्जाम में तो याद रखिएगा आप। Which Indian state announced one time payment for gig workers? हालांकि देखो ये कभी मिला नहीं किसी को। चुनाव के टाइम पे प्रचार किया गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे, हालांकि बिल भी पास कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई तो कभी पैसा मिला ही नहीं है। अशोक गहलोत का ये वादा था राजस्थान के अंदर कि अगर हम अगली बार जीत के आ गए तो हम वन टाइम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे हर एक गिग वर्कर को, कितना, तो 5,000 रुपए का। और चूंकि वो चुन के नहीं आया, इसीलिए जो है ये पैसा किसी को मिला ही नहीं एक्चुअली। अभी देखो हरियाणा में चुनाव है, अगर मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे, संकल्प पत्र कहा गया है, उसके अंदर अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद जॉब की बात की गई है, 500 रुपीज में सिलेंडर की बात की गई है, बहुत सारी बातें की गई है, MSP को बढ़ाने की बात की गई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इस देश के लिए खतरा है।
अब देखो इलेक्शन हो रहे हैं तभी तो ये सिलेंडर 500 का वहां लोगों को मिल रहा है, नहीं होता तो ये थोड़ी मिलता 500 का। चलिए इसका बताइए, इंडिया साइंड एमओयू विथ व्हिच कंट्री इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन। किसके साथ करेगा इंडिया एमओयू साइन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? किसके साथ करेगा? बिल्कुल सही, सऊदी अरेबिया के साथ किया है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे ना, तो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो हाइड्रोजन के थ्रू किया जा सकता है। हालांकि हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसका जो रख रखाव है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखो तो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate dispute between the center and the state through। क्या होगा, किसके थ्रू किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। देखो हमारे इंडिया के अंदर अगर टू स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, एक तरफ स्टेट हो और एक तरफ बहुत सारे स्टेट हो, मल्टीपल स्टेट्स हो, टू और मोर देन टू स्टेट्स हो, अगर इस तरह की डिस्प्यूट हो जाए तो इसको कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर करेगा? तो बिल्कुल सही, किसके अंदर करेगा? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ जो कार्यभार होता है वो सिर्फ इसी का होगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का काम होता है वो भी देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। एपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है? तो इसके अंदर बेसिकली अपील की जाती है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, जो आप अपील करते हो अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर आएगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन कब होता है? जब प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ उनको चेंज करना हो या कुछ उनको लगे कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस दे सकता है, टेंडर कर सकता है। अपील एपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपील कर रहे हो। सपोज करो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा सुना दी, मैं हाई कोर्ट चला गया, वहां मुझे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां मुझे 10 साल की सजा कम हो गई। तो यही चीज होता है कि आप अपील कर सकते हो लोअर टू हायर कोर्ट के अंदर, ठीक है। और रिट जुरिडिक्शन के बारे में आपको पता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह यहाँ पे कर्टेल किया जाता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? तो आप रिट जुरिडिक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और रिट जुरिडिक्शन के बारे में एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि रिट जुरिडिक्शन जो होता है ये हाई कोर्ट का ब्रॉडर होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप सिर्फ एक ही बेसिस पे जा सकते हो, वो है आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे। लेकिन हाई कोर्ट जो है इसमें आप बहुत सारे अलग अलग रीजन से भी जा सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 ये दोनों से रिलेट करता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। बिल्कुल सही कहा मोहित ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है आर्टिकल 32 के अंदर दिखेगा, हाई कोर्ट का 226 के अंदर दिखता है। बेसिकली देखोगे तो अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं किसको यूज करूंगा? तो हैबियस कॉर्पस को यूज करूंगा। कोई ऑफिस कुछ गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी? मेंडामस का यूज करेगी। मेंडामस का मतलब होता है कमांड देना। इसके साथ साथ सर्सियोररी, क्यो वारंटो, ये बेसिकली 4 तरह के रीट जो है नॉर्मल आपको दिखेंगे। और 5वां जो होता है वो होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। तो टोटल 5 रीट है, लेकिन प्रोहिबिशन बहुत कम देखने को मिलता है। 4 रीट जो है आपको नॉर्मली दिखते रहेंगे न्यूज में भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। पहला क्या है कि द यूनियन अच्छा, ये रहा आपका सेकेंड स्टेटमेंट, थोड़ा सा लिखने में गलती कर दिया है।
एचआरडी मिनिस्ट्री इसको कंपाइल करती है। और दूसरा है कि इंडेक्स जो है वो 500 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। ये इंडेक्स जो है ये 1000 पॉइंट पे काम करता है, कितना, 1000 पॉइंट पे। ओवरऑल करीब करीब देखोगे तो 50 प्लस इसके इंडिकेटर्स होते हैं, एक दो इंडिकेटर्स नहीं होते, बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 ओनली। In which market form a market or industry is dominated by a few firms? ध्यान से देखिएगा, मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक फर्म जो है वो पूरे के पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 तक क्या था, इसका मोनोपोली था, और 1833 तक क्या था, तो टी ट्रेड के ऊपर इसकी मोनोपोली थी। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि कुछ कंपनियां मिलके करती है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज ओलिगोपोली। ठीक है। Which of the following states are not covered by the पंचायत राज? 3 स्टेट हैं टोटल इंडिया के अंदर, 3 स्टेट्स हैं और एक आपका यूनियन टेरिटरीज है। तो यूटी के अंदर तो दिल्ली आ जाएगा। तो बताइए कि 3 स्टेट कौन कौन से हैं। 2 तो आपको यहां दिख जाएंगे, एक आपको गेस करना है, तीनों बताना है आपको, जल्दी से बताइए। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। देखो 3 स्टेट है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी आपको कोई भी पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, मेघालय एंड नागालैंड। Which one of the following is or are stated in the Constitution of India? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्या हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट की अगर बात की गई है तो आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ये तो देखो 100% करेक्ट है। फर्स्ट क्या दिया कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या होगा बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा गया, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके आपको पता है आर्टिकल 52 के अंदर ऑफिस के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हो, सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शंस होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको दिखता है, और क्राइटेरिया यही है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, 35 इयर्स का एज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता तो ये देखो अगर किसी भी मेंबर के अगर वो सदस्य होंगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ना। चलिए अगले सवाल को देखिए, Which of the following were the recommendations of the दिनेश गोस्वामी कमेटी? देखो दिनेश गोस्वामी कमेटी की अगर बात करोगे ये इलेक्शन प्रोसीजर से ही रिलेट करता है। स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, तो उसके बाद इसने बोला था कि देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हटा के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो भी किसी और तरीके से करना हमें चाहिए। तो क्या होगा बताइए जल्दी से, ध्यान से देखिए और बताइए दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस।
जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होता है उसमें जो फंड चूंकि बहुत सारा लगता है ना इलेक्शन वगैरह करवाने में, तो इसी से रिलेट करेगा। इसके साथ साथ इसने ये भी बात की थी कि अगर कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज वेंज करना चाहिए। Which committee was formed for the determination of boundary of India and Pakistan? एक मूवी आई थी बेगम जान, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन उसको मुझे जहां तक याद है कि विद्या बालन ने उसमें अच्छा किरदार प्ले किया था, और शायद यही कुछ नाम था उसका। क्या होगा? तो रेड क्लिफ कमेटी। इस मूवी के अंदर अच्छा खासा दिखाया है कि पार्टीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट और लॉ। देखो प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल का जो आप यहां पे देख रहे हो ना, हमने कहां से बोरो किया था? तो यूएसए से बोरो किया था प्रीएम्बल को, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब किया गया था? डेट बताइए इसका, डेट क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का? जल्दी से बताइए। क्या होगा? कितने दिसंबर को हुआ था? श्रेया बोल रही है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को हमने क्या किया था? प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था। 13 ऑफ दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1996 को यही होता है। देखो अगर आपसे वहां पे पूछ लिया ना कि एक टाइम पीरियड यहाँ पे लगाइए, और चार चीज आपको वहां पे पूछ लिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट कब अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ था, आप फंस जाओगे ना इसमें। 13 होगा, 13 होगा। अशोक देसाई, श्रेया, मोहित का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा देखो जब भी प्रियम्बल की बात आए ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक पेज का प्रियम्बल है, हर बार यूपीएससी कम से कम 2 सवाल इस पे पूछता है, हर बार बच्चे गलत करते हैं। चार चीजें आपको याद रखनी है प्रियम्बल से। पहला क्या है? सोर्स ऑफ पावर। वी द पीपल वर्ड यूज करते हैं हम प्रियम्बल के अंदर, राइट। वी द पीपल क्या है? तो वो सोर्स ऑफ पावर है। दूसरा क्या है? तो जो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब वर्ड जो है वो सब क्या होता है? तो वो सब होता है कैरेक्टर, या उसको आप नेचर कह सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिखता है कि जस्टिस की बात की जाती है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? तो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्या है? तो आपको प्रियम्बल के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है। एंड लास्ट वन अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो डेट ऑफ एडॉप्टेशन, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है जो प्रियम्बल के अंदर आपको मेंशन दिया गया है। Which of the following has the authority to prescribe conditions for the acquisition of citizenship of India? देखो आर्टिकल 11 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है ना कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है पार्ट 2 है आपके संविधान का, जिसके अंदर सिटीजनशिप को लेके बात की गई है। तो किसके पास ये अधिकार है कि वो शर्त लगा सकता है? तो कौन होगा? तो बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है। और पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो होम मिनिस्ट्री जो होते हैं इसके सोल ऑथोरिटी होते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर ये, उन्हीं के द्वारा ये सारे बिल वगैरह लाए जाते हैं। Who has given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution of India? भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? किसे दी गई? तो सुप्रीम कोर्ट। रिट ज्यूरिडिक्शन याद है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 320, आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226। देखो इसको फंडामेंटल रेमिडीज क्यों बोला जाता है? जब आप इसको पढ़ोगे तो
डायरेक्टली लिखा गया है वहां पे कि फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाय अ फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिखेगी यहाँ पर। अब आ जाइए थोड़ा सा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर, और ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। एज पर ए न्यू स्टडी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी थ्रेटन्ड व्हिच स्पीसीज इन अफ्रीका। सिंपल सा है कि अफ्रीका के अंदर सोशियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से कौन सा स्पीसीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नहीं देखो, एलिफेंट नहीं है, सबसे ज्यादा जो है वो लायन फेस कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है खास करके जो सोमालिया वाला रीजन है उस रीजन के आसपास बहुत ज्यादा जो थ्रेड हो रहा है वो लायन को हो रहा है। As per a recent study, which species produce food grains as much as 140 million tons of food annually? Earthworm, bullocks, fish and इन चारों में से बताइए कौन करीब करीब 140 मिलियन टन जो है वो खाद्य खाने का सामान प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही, कौन करता है? तो अर्थवॉर्म्स करते हैं। अभी रिसेंटली ये डेटा आया है कि रसिया जो है, रसिया करीब करीब 2022 का जो रिपोर्ट था ना, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक रसिया ने 150 मिलियन टन्स जो है फूड प्रोड्यूस किया था। और अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अर्थवॉर्म्स जो हैं ये 5th लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर होते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर। फिश नहीं हो सकता ना, उसमें फिश कैसे होगा? सही बात है। The latest census of Gangetic dolphin was carried out in which wildlife sanctuary of उत्तर प्रदेश? हालांकि देखो, गंगेटिक डॉल्फिन को लोकली सुसु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुसु के नाम से जाना जाता है। ब्लाइंड मैमल है। विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो एकमात्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन है, गंगा से लेके ब्रह्मपुत्रा तक जो दिखता है, वहीं पे आपको सबसे ज्यादा गंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन होते हैं ये। तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, गंगा नदी के किनारे यही है ना, तो गंगा नदी के किनारे जो होगा वहीं पे तो होगा। करीब करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है यहाँ पे करीब 50 डॉल्फिन आ चुके हैं। ठीक है, टोटल 50 डॉल्फिन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो, डॉल्फिन्स को नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर हम कर चुके हैं। तो बताइए पहले कि किस साल हमने डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था? ईयर जल्दी से बताइए। डॉल्फिन को हमने कब नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया, किस साल किया था? 2009, बिल्कुल सही कहा। चलिए अगले सवाल को देखिए। व्हाट इज द बोमा टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? ये जो बोमा टेक्निक है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में यूज किया जाता है। क्या है ये बोमा टेक्निक? देखो, बोमा टेक्निक के अंदर एक आर्टिफिशियल जंगल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उस एनवायरनमेंट में कुछ दिनों तक जिसको भी रिलोकेट करना है, जिस भी जानवर को रिलोकेट करना है, उसको पहले उस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा और वही कंप्लीट इन्वायरमेंट उठा के कहीं और जाके उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये न्यूज में क्यों है? आपको पता है कि नामीबिया से हमने बहुत सारे चीता मंगाए, चीता को रीइंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे चीता की डेथ भी हो गई। पलामू टाइगर रिजर्व जो आपको झारखंड के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है बॉर्डर पे, इसके अंदर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, रिलोकेट करने की बात की जा रही है। कहां से? तो पलपुर कूनो मध्य प्रदेश से। और यहीं पे बोमा टेक्निक का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अ मेथड फॉर कैप्चरिंग एंड रिलोकेटिंग वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, ये अगर चीता से लेके कोई भी क्वेश्चन है तो वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि देखो तो एक तरह का कीटोन स्पीसीज है चीता, हमने अभी उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, और रीइंट्रोड्यूस करने के बाद करीब करीब 10 चीतों की डेथ हो चुकी है ओवरऑल, चाहे वो फीमेल हो कब्स हो, सबको मिला के। ग्रेट बैरियर रीफ्स के बारे में पूछा गया है, सिंपल है, कहाँ देखने को मिलता है, तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको दिखता है। कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि देखो दो तरह के कोरल्स होते हैं, ठीक है। कोरल्स के अंदर आपको जूजेंथेला देखने को मिलता है, जो इसको बेसिकली क्या करता है, कलर प्रोवाइड करवाता है। और दो तरह के कोरल्स होते हैं, एक होते हैं जिसको सनलाइट चाहिए, एक होते हैं जो कि डीप सी में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, 200 400 500 मीटर गहरे पानी में। जो आपका अटलांटिक ओशियन है ना, अटलांटिक ओशियन के अंदर अब ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी कोरल्स यहाँ पे पाए गए। हालांकि अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, अब जब वो क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। देखो वैसे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आप देखते हो ना कि जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट नहीं मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट की श्रेणी से बाहर रखा गया है। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कौन इनमें से कौन सा ट्रू कॉन्टिनेंट नहीं है, तो आपको मार्क करना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक ट्रू कॉन्टिनेंट नहीं है। स्प्रेम्बस सिंधु दुर्ग which was recently discovered is a species of, ये बताइए स्प्रेम्बस सिंधु दुर्ग जो है ये किस तरह का है प्रजाति, कहाँ पे खोजा गया है। अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली ये मिला है, पहला प्रजाति है ये अपने तरह का जो इंडिया के अंदर देखने को मिला है। जल्दी से बताइए। फ्रॉग आई गेस। देखो ये मिला है महाराष्ट्र के अंदर, ये जो सिंधु दुर्ग है ना ये बेसिकली महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको स्पाइडर की ये प्रजाति देखने को मिली है, ठीक है। फ्रॉग गेस आप ऐसे कर सकते हो, जब भी फ्रॉग की बात हो तो फ्रॉग दो जगह पे आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे, नई डिस्कवरी। पहला तो वेस्टर्न घाट में और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इन दो जगह पे फ्रॉग की स्पीसीज ज्यादा मिलती है। तो कभी अगर आपको गेस करना हो किसी क्वेश्चन में तो फिर आप इस तरह से वहां पे गेस कर सकते हो। इसके अलावा फ्रॉग आपको बहुत कम दिखेगा। Which state has the highest population of snow leopard count in India? सबसे पहले ये बताओ कि हमें कि आपकी स्नो लिपर्ड किस स्टेट का स्टेट एनिमल है और किस यूटी का ये एनिमल है, ये पहले मुझे बताइए फिर आंसर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, इसका बताओ जल्दी से, स्नो लिपर्ड किस स्टेट का जो है स्टेट एनिमल है। हिमाचल एंड लद्दाख, बिल्कुल सही है। और देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है इसकी डेंसिटी आपको दिखने को मिलेगी। स्नो लिपार्ड की जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलती है। जो स्पीति वैली है ना, स्पीति वैली के आसपास सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको दिखती है इसकी। देखो ये जो है थर्ड उत्तराखंड, हाँ थर्ड पे वो कह सकते हो आप। ड्यूरिंग द 19th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP19 ऑफ साइट्स, साइट्स आपको पता है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में ये जो है कन्वेंशन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात की जाती है। तो लास्ट COP जो हुआ था वो 19 में ही हुआ था, बता सकता है कोई ये हुआ कहाँ पे था? लास्ट COP 2022 के अंदर आपको देखने को मिला था। किसी को आइडिया है कहाँ पे ये समिट हुआ था? बताइए जल्दी से। चीता नहीं, राइट आंसर इसका है जगुआर, ठीक है। जगुआर के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। किसी को याद है 2022 में जो लास्ट COP हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अफ्रीकन कंट्री है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ इसका, कोई अफ्रीकन कंट्री है, देखो
जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा। मिथिमना सेपरेटा which was seen in the news belongs to which species? समाचारों में देखी गई मिथिमना सेपरेटा किस प्रजाति से संबंधित है? कैटरपिलर, रैट, स्पाइडर, टर्टल। देखो इसके बारे में बता दूं कि असम के अंदर जो है इसने हड़कंप मचा दिया। असम के अंदर जो पैडी कल्टीवेशन होता है ना, जो राइस कल्टीवेट करते हो, राइस फील्ड को इसने तबाह कर दिया। करीब करीब स्टेट के 80% राइस फील्ड को बर्बाद कर दिया इसने। क्या है ये क्या करता है कि जैसे ये देखते हो ना कि इस तरह से कुछ ये पेड़ है, यहां से ऐसे ये बालियां निकल रही है, ये यहीं पे खा जाता है, इसके फ्रंट को ही ऊपर से खा जाता है पेड़ के। तो क्या होगा? तो देखो एक तरह का कैटरपिलर है, ठीक है। रैट ही होगा, नहीं रैट नहीं है, वो कैटरपिलर है, ठीक है। चूहे तब तक फसल को बर्बाद नहीं करते जब तक फसल जो है वो एक मैच्योर फेज में ना आ जाए, ठीक है। उससे पहले वो क्या करेगा? वो घास फूस थोड़ी खाता है चूहा। चूहा कुछ भी खा लेता है। चूहा को अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर जो होता है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। एक बार ब्लड का टेस्ट अगर चूहा चख ले, आपकी उंगली कट गई है और आपने चूहे के ऊपर 2-4 बूंद गिरा दिया, आपको चूहा नोच खाएगा। बहुत ही घिनौना होता है वो। नौरादेही सेंचुरी विथ द दुर्गावती सेंचुरी आज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटीज। देखो रिसेंटली एक प्रपोजल दिया गया है, उस प्रपोजल के अंदर बोला गया है कि जो नौरादेही सेंचुरी है इसके एरिया को दुर्गावती सेंचुरी के एरिया के साथ मर्ज कर दिया जाए और इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाए, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है और उसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। Which among the following Buddhist script deals in the moral code of conduct? बहुत ही इजी सा है। ह्यूमन बींग सभी अशोक देसाई की जो बात होती है ना, वो चलिए बताइए क्या होगा? तीनों का मुझे बताओ ऑथर कौन कौन था। आपको पता है कि त्रिपिटक का ये है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको विनय पिटक और सुत्त पिटक दिखा था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में विधम्म पिटक दिखा था। तो इसका तो मुझे पता है कि मोगाली पुत्ती से। इन दोनों का बताइए किसका आनंद है और किसका उपाली है, जल्दी से बताइए। विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? देखो श्रेया ने हाथ उठा दिया है कि वो वेजिटेरियन है। जल्दी से बताइए विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से जल्दी बताना है, जल्दी बताइए। सुत्त पिटक और विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? सुत्त पिटक किसके द्वारा लिखा गया, विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया? सवाल पूछा जाता है और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आंसर करना होता है। और मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि हजारों बार बता चुका हूं। 3 नाम है और आप ढूंढते रहना कि किसने कौन सा लिखा है। एक भी नहीं बता रहे हो कि किसने कौन सा लिखा है। सब म्यूट हो गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो आप लोग। Which among the following Gupta emperor called himself लिच्छवी दुहित्र? देखो ये जो टर्म है ना दुहित्री, अगर दुहित्री की बात करेंगे तो इसका मतलब होता था डाउटर, ठीक है। और वैदिक पीरियड में क्या होता था कि दुहित्री कौन होती थी? तो जो कैटल्स का जो गाय होती थी ना, उसका जो दूध निकालने का काम करती थी। तो बेसिकली घर के अंदर क्या होता था
कि जो घर की जो बिटिया होती थी, जो डॉटर होती थी, वही दूध निकालने का काम करती थी गायों का। आप अभी भी हरियाणा पंजाब वाले रीजन में देखोगे तो सेम चीजों को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो लिच्छवी दुहित्र किसको बोला जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को बोला जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त कौन थे? तो उनके बेटे थे, ठीक है। द केव एंड रॉक टेम्पल्स एट एलोरा आर। एलोरा के अंदर देखो टोटल 34 केव्स हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के समय आपने देखा था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे ये 34 केव्स करीब करीब जो है उसी के टाइम पीरियड पे बनाए गए थे। तो क्या हो जाएगा? तीनों धर्म से बिलोंग करेगा, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। 17 हिंदुइज्म में दिखेंगे, 12 बुद्धिज्म के दिखेंगे और 5 केव आपको जैनिज्म के दिखेंगे। ये भी आप याद रखना, ठीक है। सिंपल है कि देखो हिंदुइज्म को सबसे ज्यादा देना है 17, हिंदुइज्म के बाद मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? बुद्धिज्म 12, सबसे कम क्या है? तो जैनिज्म, तो उसको 5 देना है, ठीक है। टोटल 34 केव है, औरंगाबाद में आपको दिखता है। Which among the following major rock edict of Ashoka are in खरोस्ती स्क्रिप्ट? देखो खरोस्ती स्क्रिप्ट की बात की गई है, इंडिया से बाहर होगा ये कहीं ना कहीं। तब आपको बताना है कि इनमें से इंडिया से बाहर कौन सा है। अगर सांची की बात करोगे, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। धर्मचक्र परिवर्तन बैरूत आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, आप बताइए, मुझे भी नहीं पता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसेरा एंड सावजगढ़ी, ठीक है। ये दोनों आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सांची का जब नाम आया है ना, तो ऑब्वियसली सांची का स्तूपा जो था वो अशोका के द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि सांची के स्तूप को डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था? जो सांची का स्तूप है उसको डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए। मैं एक चीज और बता देता हूं कि रीस्टोर करने का जो काम है वो अग्निमित्र शुंग करेगा। कौन करेगा? तो अग्निमित्र शुंग करेंगे। तो डिस्ट्रॉय किसने किया था? आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही कहा, पुष्यमित्र शुंग ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन बाद में अग्निमित्र शुंग ने रीस्टोर कर दिया। सारनाथ के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने यहीं पे दिया था। अब बैरूत का तो मुझे नहीं पता, आप लोग देख लो कहाँ पे है, नहीं है। Which among the following हड़प्पन sites has been divided into 3 parts? बताइए कि इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था। बेसिकली देखो हड़प्पा के अंदर आपको क्या दिखता था? तो सिटाडल दिखता था। सिटाडल को क्या बोला जाता था? तो अपर टाउन बोला जाता था। यहाँ पे बेसिकली रूलिंग क्लास, प्रिस्टली क्लास, प्रिंसली क्लास, ये सब रहते थे यहाँ पे। और दूसरा क्या होता था? तो दूसरा लोअर टाउन होता था। लोअर टाउन में जो है वो आम आदमी रहते थे। सिटाडल बेसिकली अगर आप देखोगे तो एलिवेटेड होता था, हाइट पे होता था, और इसको जो है कंप्लीटली स्टोन से बनाया जाता था सिटाडल को, ताकि किसी भी सिचुएशन में ब्रेक ना हो सके, ठीक है। बैरूत तो लेबनान की कैपिटल है सर, जहां इजराइल अटैक चल रहा है। नहीं, इंडिया के अंदर भी है, ध्यान से देखिए। राइट आंसर क्या होगा? तो धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा के अंदर आपको बेसिकली ये 3 लेयर्स दिखते हैं, 3 फेज में दिखेगा आपको ये चीजें, ठीक है। सुरकोतदा की बात करिए, आपको गुजरात के अंदर दिखता है। और यहाँ पे आपने क्या दिखा था कि यहाँ पे बोला जाता है, नहीं 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 सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है। बस यहीं तक रहिए, इसका आगे सवाल है वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। मोहनजोदारो आपको बताया माउंट ऑफ डेड बोला जाता है, और मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट ग्रेनरी मिला है, ग्रेट बाथ आपको मिला है। और अगर बात करें तो त्रिभंगा पोस्चर में डांसिंग गर्ल यहाँ पे आपको दिखा था। दहमाबाद महाराष्ट्र वेस्टर्न मोस्ट साइड और सदर्न मोस्ट साइड के अंदर आपको दिखता है वो, ठीक है। Which among the following places in India
where all the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic sites are found। बताइए कहाँ पे दिखता है कि पेलियोलिथिक भी है, मेजोलिथिक भी है और नियोलिथिक भी है। भीमबेटका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नियोलिथिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। आदमगढ़ में पेलियोलिथिक साइट्स नहीं है और मिर्जापुर का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलन वैली। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखेगा ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये चीज आपको देखने को मिलता है। इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड। बताइए किस मंडल के अंदर ऋग्वेद के बारे में आपको पता है कि फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड है, पहली बुक है जो लिखी गई थी किसी इंसानों के द्वारा। टोटल 10 मंडल है आपको यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट एंड 10th मंडल जो है ये बिल्कुल लास्ट में ऐड किया गया था। और 10th मंडल की जब आपसे बात की जाए तो इसके अंदर ये क्या है, तो ये पुरुष सूक्त की बात करता है, ठीक है, पुरुष सूक्त की बात करेगा। 9th मंडल जो है इसको सोम मंडल भी बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली सोम सेक्रीफाइस के बारे में बात की गई है, जो शराब वगैरह की बात करते हो तो उसके बारे में बात की गई है। तो गायत्री मंत्र कहाँ पे है, तो वो तीसरे मंडल के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। दो चीज बस याद रखिएगा ऋग्वेद के अंदर कि 1028 हिम से 2-3 चीजें रखना है। होत्री बोला जाता है जो इसको रिसाइट करते हैं, जो चेंट करते हैं उनको, ठीक है। फर्स्ट एंड 10th मंडल जो है ये लेटर वैदिक फेज में लिखा गया था और बाकी के सारे जो थे वो अर्ली वैदिक फेज में लिखे गए थे, ठीक है। पुरुष सूक्त वाला कॉन्सेप्ट आपको 10th मंडल में दिखता है, गायत्री मंत्र आपको 3rd मंडल में दिखता है एंड सोम रस वाला आपको 9th मंडल के अंदर दिखता है। इससे ज्यादा नहीं सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। इस सवाल को देखिए ध्यान से। उरैयूर वाज एन एंशिएंट चोला सिटी फेमस फॉर। उरैयूर एक प्राचीन चोल शहर किसके लिए प्रसिद्ध था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पर्ल, शिप बिल्डिंग, हाउसेस या ग्रामर। बताइए किसके लिए फेमस था ये। देखो बेसिकली उरैयूर के बारे में बात करें तो 2 चीजों के लिए फेमस था ये। मुस्लिम क्लॉथ्स, जो हाई क्वालिटी के कपड़े होते थे ना, दुनिया भर में जितने भी आपको हाई क्वालिटी के कपड़े दिखते थे वो आपको उरैयूर के अंदर ही दिखते थे। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो उरैयूर को सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है, मोतियों का शहर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा शिप बिल्डिंग। नहीं, गलत हो गया ये, ऐसे गलतियां नहीं करनी है। At which Indus Valley site the remains of horse bones have been found। कहाँ पे मिला है हॉर्स बोन। हालांकि देखो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इन नेचर है। क्यों, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको पता है कि जो घोड़ा था इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। घोड़ा जो था अननोन था, कहीं पे भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। एक जगह मिला है, सुरकोटरा गुजरात के अंदर है, ठीक है। और ये भी जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि कहीं और से मेसोपोटामिया वगैरह से आया होगा और सी रूट के थ्रू आया होगा, घोड़ा मर गया होगा इसलिए यहाँ पे इसके रिमेन्स बच गए। तो यहाँ पे है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानने से मना कर देते हैं कि यहाँ पे घोड़ा कभी दिखता था। कालीबंगन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखोगे तो कल्टिवेबल लैंड का एक आपको मिला है खुदाई के अंदर। इसके साथ साथ बंगाल फैक्ट्री भी यहाँ पे आपको देखने को मिला था। और दाइमाबाद जो है ये सदर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी है, जो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। तो वो चारों भी आपको याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट। Which century गौतम बुद्ध was born in। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म किस शताब्दी के अंदर हुआ, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। डेट बता सकता है कोई,
देखो एग्जैक्ट ऐसा माना जाता है कि करीब 80 साल गौतम बुद्ध जिंदा रहे थे। तो एग्जैक्ट क्या होगा टाइम पीरियड बताइए। श्रेया का कहना है फोर्थ। अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं, आप बताइए मुझे जल्दी से। 563 BC। ओके। कब पैदा हुए थे? तो 563 BCE। ठीक है। डेथ कब होती है? तो 483 BCE। ठीक है। कहाँ पे पैदा हुए? तो लुम्बिनी में पैदा हुए। और किस पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ये मेंशन है कि गौतम बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी है? ये बता सकते हैं कोई? किस पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन है कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल के अंदर है? अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो। आपने रुमनजेई पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में सुना होगा ना। रुमनजेई पिलर इंस्क्रिप्शन, इसी के अंदर लिखा हुआ है कि 563 BC में इनका बर्थ होता है। और कहाँ पे होता है? तो लुम्बिनी के अंदर होता है। अब ध्यान से देखो, ये बीसी की बात की गई है, तो 563 BC किस सेंचुरी में होगा? फोर्थ में तो नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख के बताइए। अच्छा, स्तूप से एसोसिएटेड है। अच्छा, ये 50 लाख का क्वेश्चन था। वाह, क्या बात। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे नहीं? एक आध बार जाना चाहिए वैसे वहां। देखो राइट आंसर होगा 6th सेंचुरी। आपने हमेशा सुनते हो ना कि सारे के सारे हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो है वो कब आए थे? तो वो 6th सेंचुरी BC के आसपास आए थे। 563 है, मतलब ये 6th सेंचुरी BC है। उल्टा चलता है, एडी वाला जो है वो 100 साल आगे चलेगा, BC वाला जो है वो 100 साल पीछे चलेगा। Which of the following word is not included in the preamble of the Constitution of India? बताइए इनमें से कौन सा वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इक्वलिटी, लिबर्टी, सेंसिटी एंड जस्टिस। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, इसको मार्क करना। अब हमने इतना सारा बात प्रियम्बल के बारे में ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था ही नहीं। By which among the following diarchy was introduced in India? किस एक्ट के द्वारा डायरकी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? आपको पता है डायरकी मीन्स रूल ऑफ टू। पहली बार जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को यहाँ पे अलग करने की बात की गई थी यूनियन सब्जेक्ट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ 1919, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हो। 1909 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्युनल अवार्ड दिया गया था। पहली बार जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया था। किसको? तो मुस्लिम्स को, एंड आगे फिर सिख को भी दे दिया गया था। 35 का जो एक्ट है ये वही एक्ट है जिसके द्वारा बिहार एंड उड़ीसा को अलग किया गया था। ठीक है। और इसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे तो हमारा जो संविधान है उसका 75% जो है वो कार्बन कॉपी है इसका। ठीक है। हाँ, तो पूरे 50 लाख तब मिलेंगे ना जब आप उसका आंसर करोगे। तो बताओ फिर उनके डेथ से कौन सा स्तूपा रिलेटेड है? पहले ये तो बता दो आप, फिर 50 लाख मिलेंगे ना। देखो क्या करोगी, दोनों में से कोई एक चले जाओ, और वो लाइफ लाइन वाला जब कॉन्सेप्ट रहता है ना तो उसमें एक कॉल मुझे कर देना और एक कॉल जो बचोगे उसको कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी एक जा सकते हो, कुछ पैसा तो जीत ही जाओगे। मुझे चाहिए नहीं, आपस में बांट लेना। व्हाट इज द मिनिमम ईयर्स ऑफ एज फॉर कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना साल मिनिमम होना चाहिए? उपराष्ट्रपति हो, सॉरी, कितना होगा? तो 35 होगा। उपराष्ट्रपति हो या गवर्नर की बात करें
इसके लिए आपको कितना चाहिए, तो एटलीस्ट 35 साल का एज होना जो है वो बिल्कुल जरूरी होता है। एक बार जरा एज देख लेते हैं। वोटिंग राइट कितनी होती है, 18 ईयर्स ओल्ड में आपको वोटिंग राइट मिल जाती है। अगर आपको लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन लड़ना है तो लोकल बॉडीज के लिए कितना होता है, तो 21 ईयर्स होता है, ठीक है। एमपी एमएलए के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। ये तीन चीज बेसिकली आप याद रखना। What is the correct chronological order of creation of Assam, Nagaland, Goa and Mizoram as a state? स्टेट के रूप में इन सबको कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए पैसे तो सबको चाहिए होता है, लेकिन चीजें क्या है कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है, किसी को उतना ही चाहिए होता है जितने में उसका गुजर बसर हो जाए। तो मैं वैसे लोगों में से हूँ कि मुझे बस उतना ही चाहिए होता है कि जिसमें अपनी जिंदगी जो है वो खुशी से दौड़ती रहे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है। चलिए इसका आंसर कीजिए पहले। अब जो पैसा जीतेगा वो एक दूसरे की हेल्प कर देना, पहले भी इसका आंसर करो आप। आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। असम, नागालैंड इस तरह से आपको दिए गए। एक चीज तो आपको समझना है कि असम जो है ये एहोम किंगडम के बाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया था स्टार्टिंग से। तो असम तो होगा, देखो हर जगह आपको असम दिखा दिया गया है। और लास्ट में कौन बनेगा, आपसे क्या पूछा गया है कि एज ए स्टेट। तो स्टेट के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे लास्ट में कौन सा बनता है, तो गोवा बनता है, ठीक है। यूटी पहले बन जाता है, गोवा स्टेट की बात की जाए तो वो बाद में बनता है। तो आप बताओ क्या इसका आंसर होगा यहाँ पे। असम के बाद क्या होगा, नागालैंड, देन मिजोरम एंड गोवा। राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूपीएससी को हटा दो वहां से। अरे वो अलग था, यूपीएससी को हटा दो वैसे। 70वां। हाँ बाकी ठीक। नहीं मेरे पास देखो, मेरे पास उतना ही आता है जितने में मतलब मेरा खर्चा वर्चा अच्छे से चला जाता है। और एक दो जगह आप ट्रिप कर लो, घूम फिर लो थोड़ा बहुत साथ साथ। देखो इतना पैसा होना चाहिए कि जब आप किसी कैफे में जाते हो या जब आप नोमैड पिज्जा खाने जाते हो तब ये फील ना हो कि 1200 रुपए का पिज्जा दे रहा है यार, पॉकेट से 1200 चले जाए। तो इतने पैसे होने चाहिए बस, और इतना तो आ जाता है तो फिर सोचना नहीं पड़ता। अब आप लोग आपस में बहस करते रहिए। 1 मिनट का होल्ड लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। बैटरी चेंज करवा देता हूं मैं कैमरा का, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लगे रहिए आप। शिवा बैटरी चेंज ही कर दे, क्योंकि उसके बाद जो है कैमरा ऑफ है ना, ठीक। आपके पास ज्यादा आया तो मेरे पे only 6 days left। अरे काफी है, आधा घंटा का और क्लास होगा, लगा दो ना। वो वैसे चार्ज ही है पहले से, वो ज्यादा चलता है, ये कम चलता है। ध्यान से उतारना बस, ब्रेक ना हो जाए कल की तरह।
नहीं, वैसे देखा जाए दिल्ली बहुत ही सस्ती जगह है। जम्मू से आके दिल्ली में पॉकेट ढीली कैसे हो जाएगी? देखो, पॉकेट ढीली होने वाली है ना, मैं आपको एक एक मिनट में कहानी बताता हूँ। राजस्थान के कुछ स्टूडेंट आए, मिले मुझसे। तो उन्होंने बात बात में बोला, सर आप जोमेटो यूज करते हो, गोल्ड मेंबर बने हुए हो। तो उन्होंने मेरी जोमेटो की हिस्ट्री देख ली। तो लास्ट जो मैंने छोड़ा था ना, वो करीब करीब 6,000 6,500 का एक मंथ का उसका बिल था। तो वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने बोला कि हमारे राजस्थान में 100 रुपीज में अनलिमिटेड पिज्जा मिल जाता है। तो मैंने उनको नोमेड पिज्जा का साइट खोला और मैंने दिखा दिया कि देखो एक रेगुलर साइज का पिज्जा जो है कितने का है। उनके अंदर वो बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना महंगा कैसे हो सकता है। जम्मू में मैं नहीं रहा, लेकिन मैं रहा था रियासी के अंदर, और रियासी महंगा मुझे लगा दिल्ली से, पता नहीं क्यों। जबकि सारा खर्चा जो था वो मुझे एफकॉन ही दे रही थी। उसके बाद भी एफकॉन कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, चेनाब के ऊपर जो ब्रिज बना है उसी ने बनाया है। सारा खर्चा ये उठा रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो कभी कभी कुछ बाहर खाने का मन करता था तो मुझे बहुत ज्यादा खर्चा था, दिल्ली से ज्यादा महंगा लगता था मुझे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज रिलेटेड टू? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का संबंध किस देश से है? यूएसए, यूके, चाइना, जर्मनी, किससे है? नॉर्थ घूमने का है, जल्दी आऊंगा। सपना है मनाली, केदारनाथ, मेनी प्लेसेस। बिल्कुल से ये देखो, चाइना जो है ये राइट आंसर है। देखो, घूमने का ना एक बिल्कुल सही तरीका होता है। जब भी अगर आपको घूमने का मन करे, तो जब दुर्गा पूजा खत्म होता है ना, अक्टूबर के मंथ में आप घूमने के लिए निकलिए। या तो आप मार्च में निकलो कहीं भी घूमने के लिए, या अक्टूबर में निकलो, क्योंकि इस समय जो होता है ना ही ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। तो आप एक तरह से इंजॉय कर पाओगे, इसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाती है। Who among the following has been given rights to legislate on residuary subject? Article 248 हमारे संविधान का पता है ना कि रेसिडुअरी पावर के ऊपर कौन नियम बना सकता है? चाइना डुप्लीकेट। देखो ऐसे मत बोलो, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मोदी 3.0 के अंदर बेसिकली चाइना को रिक्वेस्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिया के अंदर आइए और इन्वेस्ट कीजिए, एफडीआई दीजिए हमें। तो ऐसे मत बोलो, केस हो जाएगा चैनल पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 248 के अंदर ये चीज मेंशन आपको दिखेगा। Who among the following has right to declare any area as a scheduled area? किसके पास ये पावर है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकता है? किसके पास ये पावर है, जल्दी से बताइए। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या स्टेट? किसके पास ये पावर होगा? कौन करते हैं ये चीज? बिल्कुल सही है। एक चीज आप समझो कि कौन कौन सी जो कम्युनिटी है वो SC ST के अंदर आएगी। या अब तो NCBC भी बन गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो SC ST या बैकवर्ड क्लासेस, इन तीनों के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी आएगी, किस किस को इसके अंदर डालना है, ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेते हैं। ठीक है। किस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है वो भी डिसीजन कौन लेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेंगे। और इसमें देखो सवाल आएगा, यूपीएससी में भी आया था इस पे सवाल। अभी देखो, शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल लैंड है, उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनकरेज कर रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो सवाल आ सकते हैं इसके ऊपर। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग? भारत के संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के कितने दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया? सिंपल सा है। कब हुआ था? 26 जनवरी
50। इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान इनफोर्स हो गया था। आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था, क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 2 दिन बाद हो गया था, 28 जनवरी को जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ये वर्क करना, यहाँ पे बेसिकली समझो तो ये आ गया था अस्तित्व में, तो 2 दिन बाद आएगा। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं कि कितने दिन बाद हुआ, कैसे हुआ। Which among the following article is specifically excluded from the purview of the procedure of amendment as prescribed in Article 368? बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल 368 जो कि अमेंडिंग पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके परव्यू से बाहर रखा गया है। बताइए 54, 154, 169 किसको रखा गया है? आर्टिकल 54 क्या है? तो आर्टिकल 54 देखो इलेक्शन प्रोसीजर की बात करता है, किसके? तो प्रेसिडेंट के। तो बिल्कुल सही है, इसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि इलेक्शन प्रोसीजर हमने बोरो किया है, इसको हम टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बाहर किसको रखा गया है? तो काउंसिल का, जो अपर हाउस है ना, स्टेट का अपर हाउस, इस काउंसिल को बाहर रखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 169। ठीक है, Which among the following article of Constitution of India deals with prohibition of traffic in human beings? देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आपको ये दिखता है, एबोलिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही कहा श्रेया ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर होगा? देखो 2 आर्टिकल आप देखते हो, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, और ये दोनों जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? तो डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बताइए किसके अंदर ये बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिकिंग को कम किया जाएगा? तो आर्टिकल 23 के अंदर ये चीज आपको मेंशन्ड है। 24 के अंदर बेसिकली क्या मेंशन्ड है कि माइनिंग वगैरह के अंदर जो है कोई भी हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर आप 14 साल से कम बच्चों को यहाँ पे इंप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 21 आपको पता है राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात करता है ये। In the proposed federal polity of the Government of India Act 1935, how many members had to be elected on the communal basis for the upper house of the bicameral legislature at the center? क्या पूछा गया है कि 1935 का जो एक्ट था उसके अंदर संघीय राजनीति में केंद्र के अंदर उच्च सदन के लिए कितने सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर चुना जाना था? बताइए जल्दी से, कितने लोगों को सांप्रदायिक आधार पर चुना जाना था? देखो टोटल अगर देखा जाएगा ना तो 260 मेंबर्स को चुना जाना था यहाँ पे। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, और इस 260 मेंबर में से जो 156 मेंबर्स थे इनको क्या था? तो बिल्कुल कम्युनल आधार पे चुना जाना था वहां पे। श्रेया का कहना है 150, अच्छा सॉरी, हाँ सही कहा, 150 होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। राइट आंसर कितना होगा? तो 150 मेंबर्स को चुना जाना था। Who among the following started Ganpati festival in 1893 and thereby give it national character? बताइए किसके द्वारा गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। और आपको पता है कि जेठालाल के जो फेवरेट बबीता जी हैं उन्होंने ये जवाब दिया था कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और किस साल में स्टार्ट किया गया था। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही, किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डेट याद रखिएगा, गणपति फेस्टिवल कब हुआ था? तो 1893 में स्टार्ट हुआ था। गणपति फेस्टिवल के साथ साथ शिवाजी फेस्टिवल भी स्टार्ट किया गया था वहां पे। विनोबा भावे के बारे में आपको पता है कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही रहे, भूदान मूवमेंट के अंदर इन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया था।
सदाकत आश्रम मेमोरियल इन पटना इज डेडिकेटेड टू व्हिच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए सदाकत आश्रम जो पटना के अंदर दिखता है वो भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को समर्पित है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पता ये धनपत जट्टी हैं, बीबी गिरी और राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम किनको रिलेट करेगा बताइए जल्दी से। अगर सदाकत आश्रम की बात करोगे तो 1921 में सदाकत आश्रम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और किसको रिलेट करता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करेगा, ठीक है। अब पटना में है तो ऑब्वियसली यही होंगे ना, बिहार से बिलोंग करते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड महात्मा गांधी स्टेड फॉर मेनी डेज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उत्तराखंड के अंदर महात्मा गांधी ने कहां पे स्टे किया था? मसूरी, कुशानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, कहां पे स्टे किया था? अजीब सा सवाल है ये, बताइए कहां पे स्टे किया था इन्होंने? देखो जब यहाँ पे महात्मा गांधी गए थे ना तो इन्होंने एक टाइटल दिया था इस जगह को, इन्होंने बोला था ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। उत्तराखंड के इस जगह को बोला था कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। तो बताइए कहां पे रुके थे? तो राइट आंसर होगा कौसनी में रुके थे और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का इन्होंने नाम भी दिया था। मसूरी में तो खैर लवासना है, हर एक एस्पिरेंट्स जो दिल्ली आते हैं उनका एक सपना होता है लवासना जाएंगे, उसकी कप में जाके चाय पियेंगे। बहुत शानदार पार्टीज होती है। मेरे एक दो दोस्त वहां पे हैं, वो बताते थे कि मतलब एवरी फ्राइडे नाइट जो पार्टी होती थी ना वहां जम के। आलिया यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बहुत ही फैक्चुअल डाटा है, बताइए आलिया यूनिवर्सिटी जो है किस स्टेट का पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था? क्या बात है, सच में 1780 में बनाया गया था इसको, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। और राइट आंसर क्या होगा तो होगा वेस्ट बंगाल, ना कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। इलाहाबाद, श्रेया का कहना है यूपी अशोक देसाई बोल रहे हैं इलाहाबाद में बना है। जबकि मुझे तो ये लग रहा है कि सियालदह कलकत्ता में ये बना हुआ है आलिया विश्वविद्यालय। ये कोलकाता के आसपास जो सियालदह वाला रीजन है वहां पे बना हुआ है। Who founded the Ramakrishna Mission in 1896 to carry on humanitarian relief and social work? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और ये आप याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। और कहां पे हुई थी? तो बॉम्बे के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। एज पर विच ट्रीटी मराठाज लॉस्ट देयर प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस। कई बार हमने देखा है कि इसी ट्रीटी की वजह से आपने देखा था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। बेसिकली इसमें करते क्या है कि गुजरात के आसपास के बहुत सारे रीजन्स को दे दिया जाता है, सूरत और उसके आसपास के रीजन्स को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाता है, और इसके बाद ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपने देखा था। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? बाजीराव टू के समय आपने देखा था, राइट आंसर होगा ट्रीटी ऑफ बाइसेन। इस समय बाजीराव सेकंड थे
और इन्होंने क्या किया था कि बेसिकली जो सूरत वाला जो एरिया है, बेसिकली ट्रेड के लिए अच्छा खासा यूज होता था, उस एरिया को ब्रिटिशर्स को दे दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स खुद को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने लगे और फाइनली सेकेंड एंग्लो मराठा वार होगा। और उसके बाद आपको ट्रीटी ऑफ कौन सा दिखेगा? ये तो फर्स्ट के बाद दिखता है, ट्रीटी ऑफ सलवाई। When did the थर्ड एंग्लो मराठा वॉर was fought? बताइए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब लड़ा गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। कब हुआ था? तो 1817 से 1819 के बीच में आपने देखा था। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद आप देखोगे तो मराठा एम्पायर को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है, कंप्लीटली एनेक्स्ट कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। When did जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेसेस? बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है। कब हुआ था? तो अप्रैल के मंथ में हुआ था। कौन सा था? तो अप्रैल 13, 1919। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आपको पता है कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, बेसिकली वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अरेस्ट के खिलाफ, और वहीं पे जो है जनरल ओडायर के कहने पे गोलियां चलाई गई थी और करीब करीब 400-500 जो मासूम थे वो मारे गए थे यहाँ पे। Which of the following event took place during the viceroyship of Lord Reading? लॉर्ड रीडिंग के वाइसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? चौरा चौरी इंसिडेंट, मोपला रिवेलियन, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। देखो चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। मोपला रिवेलियन देखा जाए तो 1920 के आसपास ये भी हुआ था। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कब होता है? तो 1923 के अंदर आप देखते हो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का? श्रेया ध्यान से, अभी भी आपके पास टाइम है। देखो चौरा चौरी कब हुआ था? 1922 में। मोपला जो था वो भी 21-22 के आसपास, ये 20 के बाद ही दिखा था। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों जो कारनामे हुए थे लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही हुए थे। ठीक है, सब देखो ना एक ही टाइम पीरियड की घटनाएं हैं। चलिए, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया रेफर टू द रेलवे लाइंस बिल्ट इन द माउंटेन्स ऑफ इंडिया इन द 19th एंड अर्ली 20th century during the British Raj, even being run today by the Indian Railway. How many railway lines refer to the mountain railways of India? कितने रेलवे लाइन से जिसको यहाँ पे बोला जाता है? अच्छा, मोपला याद नहीं था। मोपला आपको पता तो है कि साउथ के अंदर विद्रोह होता है और बेसिकली लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं 1920-21 के आसपास। तो बाकी सारे इंसिडेंट तो उसी टाइम पीरियड के हुए थे ना। तो टोटल कितनी लाइन्स है यहाँ पे? देखिए टोटल 5 है। दार्जिलिंग हिमालय है, नीलगिरी माउंटेन है, कालका शिमला है, और भी 2 हैं। तो टोटल जो है वो 5 अभी आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें से जो कुछ है वो बेसिकली 5 के 5 जो है वो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आपको दिखते हैं। ये सब के सब यूनेस्को साइट्स के अंदर आपको दिखते हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर व्हिच अमंग द फॉलोइंग? बताइए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर, फ्रीडम फाइटर अंडर गोवा लिबरेशन स्ट्रगल फॉर मर्जर और फर्स्ट वाइल निजाम स्टेट, या ऑल ऑफ द अबव? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाकी 2 टेंटेटिव है, भी पक्का 3 ही है। देखो यहाँ पे जो है ना 5 सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो आप। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया है कि यूनेस्को के लिस्ट के अंदर कौन सा है। आपसे यहाँ क्या पूछा गया? सिंपल कि हाउ मेनी रेलवे लाइंस रेफर्स टू द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया।
आपसे ये थोड़ी पूछा गया है कि यूनेस्को के साइट्स के अंदर कितने मेंशन्ड कर दिए गए हैं, कितने टेंटेटिव लिस्ट में। आपसे ओवरऑल पूछा गया कि पूरे इंडिया के अंदर कितने साइट्स हैं, कितने इस तरह के माउंटेन रेलवेज हैं। तो टोटल कितने हैं, तो टोटल 5 है ना। यहाँ यूनेस्को का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है, थोड़ा ध्यान से आपको देखना था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप गलत कर देते वहां पर। ये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम जो है, ये किसके लिए है? फ्रीडम फाइटर्स के लिए। वो तो समझ आ रहा है कि स्वतंत्रता सैनिक है तो फ्रीडम फाइटर्स होगा। ऑप्शन बहुत सारे दिए गए, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। अशोक देसाई जी, परेशान मत कीजिए, आपको बादाम खाना पड़ेगा। आप वो खाइए, मामड़ा बादाम खाइए, उसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही कम रहेगा और एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। तो मामड़ा बादाम खाना आप शुरू कीजिए। थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा नहीं। मतलब 1 केजी मामरा बादाम अगर आप लोगे तो उसके अंदर नॉर्मली 2.5-3 केजी बादाम आ जाता है ये। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सब के सब देखो ना कहीं इन्होंने पार्टिसिपेट ही किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हालांकि देखो ये जोक नहीं है, मतलब सच में जो मामरा बादाम होता है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ एक अफगानी चना टाइप का कुछ आता है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास करने वाला कौन था? किसके टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने देखा था? तो किसके टाइम पे आपने देखा था? तो देखो वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 1878 में आपने देखा था कि लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। इसके अंदर बेसिकली क्या था कि आप कुछ भी प्रिंट करोगे तो उसको सबसे पहले सरकारी दफ्तर में ले जाइए और वहां से आपको क्या करना था कि कंफर्मेशन लेना था। ठीक है। और अगर आपने बिना कंफर्मेशन के कुछ प्रिंट कर दिया तो आपको 6 मंथ तक की जेल भी हो सकती थी, साथ साथ 500 रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता था। Where did मोपला रिवेलियन टुक प्लेस? अभी देखो यही सवाल हमने देखा था 1921 में, आपने देखा था मोपला रिवेलियन। बेसिकली देखो हिंदू लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट ये हुआ था, ठीक है। हिंदू लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट जो था, मोपला जो थे ये खड़े हो गए थे। मोपला बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आते थे, ठीक है। मुस्लिम ट्राइबल कम्युनिटी आप कह सकते हो मोपला को। तो चलिए बताइए कि कहां पे आपने देखा था मोफला डिविलियन? जल्दी से बताइए कहां पे दिखेगा। तो अभी हमने बोला साउथ इंडिया के अंदर दिखता है, वेस्टर्न घाट में। तो कहां पे दिखेगा? तो केरला के अंदर आपको ये स्पेशली दिखा था। ओके। देखो प्रियंका चोपड़ा ने सबको बर्बाद कर दिया। उसी ने ये कॉन्सेप्ट लाया था ना, उसी के एड में था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। टूथपेस्ट के अंदर सल्फेट वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज किया जाता है। When did खेड़ा सत्याग्रह took place? बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब दिखा था आपको? गांधी जी का 3 सत्याग्रह 1917 में आपने कौन सा देखा था? तो चंपारण देखा था। चंपारण में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? तो सिविल डिसओबीडियंट का पालन किया था यहाँ पे। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आप क्या देखोगे? तो वहां पे हंगर स्ट्राइक करते हैं। एंड फाइनली खेड़ा सत्याग्रह। तो ये भी कब हुआ था? तो ये भी 1918 के अंदर ही आपको देखने को मिला था। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इन 1822? बताइए बॉम्बे समाचार जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? एक चीज तो आपको समझ आ रहा है ना कि 1822 में पब्लिश किया गया था। तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया होगा? बताइए जल्दी से। अरे पारसी इंसान था ये, थोड़ा ध्यान से देखिए।
और आप समझ जाओगे। जो ये बॉम्बे समाचार था ना, ये इसको बेसिकली गुजराती के अंदर, ठीक है, गुजराती एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया जाएगा? तो फरदौंजी के द्वारा किया जाएगा, एक पारसी इंसान था, इसी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। जेम्स अगस्त हिकी के बारे में जो बोला गया है, इसने क्या किया था? तो आपको पता है कि प्रेस के फील्ड में इसने अच्छा खासा योगदान दिया। जो बंगाल गजट आपने देखा था, वो इसके टाइम पे आपको देखने को मिला था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, रिवेलियन से जितने भी, ठीक है, मैं आज देखता हूं, कल का जो क्लास होगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि एक लिस्ट में आपके लिए समराइज्ड करके ले आऊं, ताकि आपको सारी की सारी चीजें ना एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। हालांकि वो भी थोड़ा अलग अलग आपको देखना पड़ेगा, कि क्योंकि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अलग हुए हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स अलग अलग आपको दिखे। मैं एक लिस्ट यहाँ पे जारी कर देता हूँ, या टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या समझा भी दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ना हम ट्राई करेंगे करने का। चलिए, यहां से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तीन चीजें यहां पे दी गई है, तीन स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इट एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग द डिससेटिस्फैक्शन ऑन द करंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स इन द काउंसिल, ठीक है। Indian Council Act 1892 was enacted partially due to the effort of INC, ठीक है। For the first time, Indian Council Act has authorized the university, district board, municipalities, zamindars, and chamber of commerce to send member of to the provincial council। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर देखोगे ना, तो इलेक्शन वगैरह की जो पहली बार बात की गई थी, तो पहली बार जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर ही पहली बार इलेक्शन वगैरह की बात की गई थी, कि इंडिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ऑब्वियसली जो कांग्रेस को बनाया ही इसीलिए गया था, ताकि एक तरह से क्या कर सके कि पॉलिटिकली इंडियंस को भी अवेयर किया जा सके, और इंडियंस की जो प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश काउंसिल के सामने रखा जा सके। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, तीन चार बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फेमस मूवमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो, तीन लाइन आपको दिया गया है, और आपसे क्या बोला गया है कि किस मूवमेंट के बारे में सवाल है, इसके बारे में जानना है। पहला क्या है कि द मूवमेंट वाज ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, नोट ऑफ द डोमिनियन वेराइटी, ठीक है। सेकेंड क्या है कि द मूवमेंट वाज फीचर्ड बाय वाइड स्प्रेड हड़ताल, स्ट्राइक एंड अदर आउटब्रेक कॉल्ड ग्रेट अगस्त अपराइजिंग। और लास्ट वन क्या है, विद इन अ वीक टाइम आफ्टर द लॉन्च ऑफ मूवमेंट महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड मेनी अदर लीडर्स वेर सेंटेंस्ड टू जेल। किसके बारे में पूछा गया है? देखो, सिंपल सी है, ग्रेट अगस्त अपराइजिंग। अगस्त अपराइजिंग किसको बोला जाता है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट को बोला जाता है। और विद इन अ वीक तो छोड़ो, अगले दिन ही उठा लिया गया था। 8 अगस्त को जब ये बात की जाती है वहां पे कि हम 9 अगस्त से, देखो 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। 8 अगस्त को प्लान की जा रही थी, कि मीटिंग की जा रही थी ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर, और उसी मीटिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। पहला क्या है, इट वॉज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन। दूसरा क्या है, इट केम टू नोन एज गैगिंग एक्ट। थर्ड क्या है, द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड रिपन। क्या होगा बताइए? लिबरेटर किसको बोला गया है? मेटकाफ को बोला गया है। हाँ, 8 अगस्त को हुआ था, इसीलिए उसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा?
1 and 2। ओके, लॉर्ड लीटन के द्वारा इनेक्ट किया गया, गैगिंग एक्ट भी बोला गया था। इट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाला कौन इंसान था? बताइए फिर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करने वाला इंसान कौन था? 1881 में इसी ने तो रिपील किया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपने दो तीन चीजें दिखी थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था। इसके साथ साथ आप देखोगे तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इसी के टाइम पे होता है। साथ साथ देखोगे तो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, या इसको फर्स्ट फुल सेंसस भी कह सकते हो, एक कंप्लीट सेंसस भी यहाँ पे हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मेटकाल्फ तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है, तो इसीलिए मैंने उसका ऐसे ही जिक्र कर दिया था कि आप थोड़ा सा सोचो इस पे। Which of the following reform were brought in India by Lord William Bentinck? 1, 2, 3, 4। ठीक है, पहला क्या है? सप्रेशन ऑफ ठग्स। दूसरा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत। थर्ड क्या है? अच्छा, ये उसी का है, अदालत एट इलाहाबाद। तीसरा क्या है? लिबरेशन ऑफ द प्रेस। बताइए, विलियम बेंटिक के टाइम पे आपने क्या क्या देखा था? तो सप्रेशन ऑफ ठग्स भी आपने देखा था यहाँ पे। इसके साथ साथ आपने देखा था कि सती सिस्टम के अगेंस्ट भी यहाँ पे रूल बनाया गया था। तो फर्स्ट तो 100% करेक्ट। लिबरेशन ऑफ प्रेस मैट कैफ को बोला जाता है, तो ध्यान से देख के बताइए। श्रेया का कहना है कि 3 के 3 सारे के सारे जो हैं वो करेक्ट हैं। कितनी बार मैंने बोला है कि लॉर्ड मैट कैफे को बोला जाता है लिबरेटर ऑफ प्रेस। लॉर्ड मैट कैफे इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ प्रेस। तो ये तो खत्म हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? 1 and 2। श्रेया, बहुत गलतियां हो रही है। नहीं, फोर्थ नहीं था वो, मैं, अच्छा सॉरी, मैंने 1, 2, 3 लिख दिया था ना, सॉरी। बिल्कुल सही है फिर आपका आंसर। अगर ध्यान से देखोगे ना, आज उसने गलती कर दी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये था, सेकेंड इस्टेब्लिशमेंट वाला था, और थर्ड आपका ये हो जाता है। 3 ही ऑप्शन बेसिकली बनते हैं। सेपरेशन ऑफ ठग्स वाला है, और इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता के अंदर था, और लिबरेशन ऑफ प्रेस था। Which country host International Conference of Agricultural Economists? कौन सा देश कृषि अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है या करने वाला है? किसने किया है? जल्दी से बताइए। श्रेया का कहना है इंडिया ने किया है। ठीक है, कब हुआ था? देखो, अगस्त के मंथ में हुआ था। करीब करीब जो है 1 वीक लॉन्ग चला था, 2 से लेके 7 अगस्त तक आपने देखा था 2024 के अंदर, और इंडिया के अंदर ही बेसिकली ये हुआ है। और ये 32nd कॉन्फ्रेंस था। ये भी आप याद रखिएगा कि सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 32वां कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिला। अश्विनी पोनप्पा who recently announced her retirement is associated with which sports? अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, आज भी करवा रहा हूँ। रीजन क्यों है? पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक के अंदर 3 ट्रायल मैच खेले इन्होंने, और तीनों के 3 ट्रायल मैच में इनको डिफीट हो गई, इनकी हार हो गई। फाइनली बेचारी परेशान हो के बोली कि अब हम नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लिया। तो किससे रिलेट करेगी? तो बिल्कुल सही है, किससे रिलेट करेगी? तो बैडमिंटन से रिलेट करेगी। पेरिस ओलंपिक के अंदर 3 के 3 ट्रायल मैचेस में हार गई है। Where is the 500 MWE sodium cooled prototype fast breeder reactor PFBR located? 500 मेगावाट का जो ये सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल, जयपुर, कोची या
कलपक्कम में, कहाँ पे रिएक्टर है? बेसिकली एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है ये, बताइए कहाँ पे है? आप इलिमिनेट भी कर सकते हो इसको। भोपाल के अंदर देखो, राजस्थान, जयपुर के अंदर भी आपको कोई भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं दिखेगा, भोपाल के अंदर भी नहीं दिखेगा। कोची कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया जो है फ्रेजाइल जोन है, यहाँ पे भी आपको नहीं दिखता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कोची के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोची एयरपोर्ट जो है इंडिया का पहला 100% सोलर लाइट के द्वारा जो चलने वाला जो एयरपोर्ट है, 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट जो है वो कोची एयरपोर्ट ही बना है केरला का। अभी रिसेंटली मैं भोपाल घूम के आया था, जो 2 दिन छुट्टी हुई थी ना, मैं भोपाल ही तो गया था। Recently, which two countries signed a civil nuclear cooperation agreement known as 123 agreement? अब बताइए द 123 एग्रीमेंट जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? कि न्यूक्लियर कॉपरेशन डील है ये, ठीक है। किस 2 देश के बीच में आपको दिखेगा? बताइए जल्दी से, ये न्यूक्लियर डील किन 2 देशों के बीच में दिखेगा? इंडिया यूएसए? नहीं नहीं नहीं, देखो न्यूक्लियर के फील्ड में इंडिया इतना भी आगे नहीं बढ़ा है। राइट आंसर क्या है? सिंगापुर एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सिंगापुर है और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आपको दिखता है। श्रेया ने बोला इंडिया और यूएसए। इंडिया यूएसए तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। करीब करीब जो है वो 30 साल का, 30 साल का ये जो टाइम पीरियड है इस डील का। टेल्फी के बारे में पूछा गया है, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। टेल्फी किस देश के अंदर लॉन्च हुआ है? कहाँ पे? लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई, किस शहर के अंदर टेल्फी को लॉन्च किया गया है? अच्छा, श्रेया सही है, इंडिया एंड यूएसए। देखो मुझे तो लगा सिंगापुर एंड यूएसए है। अब आप बोल रहे हो इंडिया एंड यूएसए, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है वो सिंगापुर है, इंडिया नहीं है वहां पे। ठीक है, कल देख लेंगे इसको। अभी भी गूगल कर सकते हो आप लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बताइए, द टेक लीडर फोरम ऑफ इंडिया, ये टेल्फी जो है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई, कहाँ पे ये लॉन्च हुआ होगा? जल्दी बताइए कहाँ पे ये हुआ है। तो ये देखो, ये दुबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया, और रिसेंटली जो टेल्फी ये कॉन्फ्रेंस के हुआ था, और उसके बाद दुबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ये सब फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखिएगा। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी लॉन्च्ड सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 इन व्हिच सिटी? बताइए, सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बताइए किसके द्वारा किया गया है, कहां पे किया गया है? बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन जो 1.0 है, एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां लॉन्च किया गया, जिसके अंदर सिक्योरिटी सेफ्टी के ऊपर बात की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम। जैसलमेर तो वैसे भी नहीं होगा, जैसलमेर में कौन सा समुद्र आपको दिखता है? Which ministry recently introduced भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इन लोकसभा? एक तो ये देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो इससे पहले आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पढ़ते थे, उसका नाम सिर्फ बदल के हिंदी में कर दिया है। अब देखो ये जो है भारतीय वायुयान विधेयक, मतलब क्या है? इसीलिए भी एविएशन देखो हिंदी के अगेंस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कर्नाटका के अंदर
बोला गया है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आप कन्नड़ यूज करें, देन इंग्लिश यूज करें। तो प्रॉब्लम तो होगी ना कि जब हिंदी को इतना ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो लोगों को तो लगता है एविएशन लग रहा है ऑब्वियसली, और कौन करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होगा। Recently, which institute has received the distinguished special consultative status from the United Nations Economic and Social Council? यूएन इकोसोक के अंदर किस इंस्टीट्यूट को रिसेंटली जो है एक सलाहकार के रूप में देखा जा रहा है, नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है ये बताना है आपको। तो बिल्कुल सही है, क्या होगा? KIIT DO, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है पता नहीं कहां पे है, इसी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सरवती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? बताइए, सरवती पंप जो स्टोरेज है पनबिजली का, ये कहां पे आपको मिलेगा? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या कर्नाटका में? कहां पे दिखेगा ये? ओडिशा? नहीं नहीं नहीं, ये कहां पे है? तो ये सरवती वाला जो रीजन है आपको कर्नाटका के अंदर दिखेगा। ठीक है, ओडिशा में नहीं दिखेगा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? समाचारों में देखी गई प्रतिरोध की धुरी किस देश से संबंधित है? सीरिया, इराक, यूएई या ईरान? एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस किससे रिलेटेड है? बताइए जल्दी से। अभी हमने देखा है बहुत सारी चीजें हुई है। सीरिया के अंदर एम्बेसी थी किसकी? ईरान की। ईरान की एम्बेसी को उड़ा दिया गया था इजराइल के द्वारा। उसके बाद देखो, जब उसका ईद विद खत्म हुआ, इसके बाद इसने 200 मिसाइल्स छोड़ दिए थे इजराइल के ऊपर और ऑपरेशन प्रोमिस के द्वारा बदला लिया था। इसके बाद दोबारा से अगर देखोगे तो ईरान के ऊपर दोबारा अटैक किया गया। फाइनली ईरान के जो प्रेसिडेंट है इनकी डेथ हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो बहुत सारी चीजें हुई है फ्यूचर में भी, अभी जो रिसेंटली पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई ईरान के साथ। यूएई और सऊदी, यूएई को तो कोई मतलब ही नहीं है अगर देखा जाए तो। अच्छा, 80 क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए, आज के सेशन में ये 80 क्वेश्चन थे। अच्छा खासा सेशन हो गया, करीब करीब 2 घंटा का सेशन हो ही गया। और देखिए, लास्ट में मैं एक बार और आपको थोड़ा सा कह देता हूँ, बीपीएससी के अंदर जो है टोटल 1957 वैकेंसी आई है। ठीक है, 1957 वैकेंसी आई है। 10 टाइम्स ज्यादा प्रीलिम्स करेंगे। रफली आप समझो कि 20,000 बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा, क्योंकि जब तक फॉर्म फिल होगा तब तक कुछ सीटें बढ़ जाएगी। और जो मेडिकल फील्ड से हो, जिनको सीडीपीओ में इंटरेस्ट है, देखो सीट बहुत कम है, 14-15 सीट है सीडीपीओ का, लेकिन 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो बहुत कम बच्चे सीडीपीओ का फॉर्म भरेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, 28 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा, तो प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल जो है यूपीएससी 2024 में जो एग्जाम हुए हैं आपके, तो उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आगे वाला जो यूपीपीसीएस है और बीपीएससी है उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए बच्चों को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।